नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल और नंबर 1 न्यूज चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कच्चा चिट्ठा के स्पेशल एडिशन में आज आपको परमाणु युद्ध के खतरे से जुड़ी बहुत बड़ी रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नेटो की न्यूक्लियर एक्सरसाइज चल रही है और अब खबर आई है कि रूस भी जल्द ही परमाणु युद्धाभ्यास का ऐलान करने वाला है और पुतिन के परमाणु युद्धाभ्यास के दौरान एटम बम वाला टाइमर ऑन होने की आशंका है, जिसका सीधा टारगेट यूक्रेन बनेगा। दुनिया को खत्म करने वाली पुतिन की परमाणु पुड़िया का क्या रहस्य है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। Внимание, расчет, пуск! किसके परमाणु बम में कितना दम? रूस का परमाणु बम या फिर अमेरिका का एटम बम? क्या जिस एटम बम से दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ था, उसी बम से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है? रूस के पड़ोस में अमेरिका की अगुवाई में नेटो न्यूक्लियर ड्रिल कर रहा है। भी किसी भी वक्त परमाणु युद्ध वाले वॉर एक्सरसाइज का ऐलान कर सकता है। नेटो यूक्रेन की मदद रोकने वाला नहीं है और पुतिन नेटो से डरने वाले नहीं। सवाल है कि क्या यूक्रेन युद्ध अब परमाणु युद्ध में बदलने वाला है? क्या रूस और नेटो की बरसों पुरानी जंग अब परमाणु युद्ध की वजह बनने वाली है? ये सवाल पूरी दुनिया को डरा रहा है। दुनिया भर के अखबार परमाणु युद्ध से जुड़ी हेडलाइन से भरे हुए हैं। आगे बढ़े उससे पहले न्यूक्लियर वॉर को लेकर छपी इंटरनेशनल हेडलाइन जान लीजिए। द इकोनॉमिस्ट की हेडलाइन है, रूस के परमाणु हमले का पता कैसे लगेगा। द गार्जियन की हेडलाइन है, रूस अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला करता है तो पैनिक से बचने के लिए पश्चिम क्या प्लान बना रहा है। क्या रूस न्यूक्लियर बम फोड़ने वाला दूसरा देश बनने वाला है? क्या यूक्रेन में पुतिन के परमाणु प्रहार से हाहाकार मचने वाला है? सवाल है कि यूक्रेन का कौन सा शहर दूसरा हिरोशिमा बनने वाला है? यूक्रेन का कौन सा महानगर दूसरा नागासाकी बनने वाला है? नेटो का यह परमाणु युद्ध अभ्यास रूस को उकसाने वाला साबित हो सकता है। नेटो के जवाब में रूस जल्द ही परमाणु युद्ध अभ्यास का फैसला ले सकता है। अगर रूस न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज करता है तो वो अमेरिका को परेशान करने वाला साबित होगा। ये हम नहीं कह रहे, यूएस मिलिट्री के प्रवक्ता का कहना है।
हालांकि अमेरिका का कहना है कि रूस ने अभी तक अपने आगामी परमाणु युद्ध अभ्यास को लेकर अमेरिका को किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों में परमाणु युद्ध अभ्यास कर रूस दुनिया को अपनी न्यूक्लियर पावर ट्रेलर दिखा चुका है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के मशहूर युद्ध विश्लेषकों का मानना है पुतिन की सेना किसी भी पारंपरिक युद्ध को कैसे परमाणु युद्ध में बदलना है इसकी पूरी तैयारी कर चुकी है। यूक्रेन में अभी जो युद्ध चल रहा है उसे कैसे परमाणु युद्ध की शक्ल देना है इसका अभ्यास कर चुकी है। पुतिन की सेना दुनिया को दिखा चुकी है धरती से रूस कैसे परमाणु हमला कर सकता है, हवा में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर कैसे परमाणु बम गिराएंगे। समंदर की लहरों से कैसे रूस के युद्धपोत परमाणु मिसाइल दाग कर तबाही लाएंगे। समंदर के अंदर मौजूद परमाणु पनडुब्बी से रूस की सेना कैसे न्यूक्लियर अटैक कर सकती है। पुतिन के शस्त्रागार में ऐसी मिसाइलें हैं जिनका टारगेट यूक्रेन, यूरोप या अमेरिका ही नहीं दुनिया की तबाही तक पहुंच सकता है। इसलिए पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है। विशेषज्ञों की माने तो रूस ने 1500 परमाणु हथियार हमले के लिए तैनात भी कर दिए हैं। पूरी दुनिया वाकिफ है कि पुतिन के शस्त्रागार में सबसे आधुनिक परमाणु हथियार है। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है जिसे ना तो अमेरिका नजरअंदाज कर सकता है और ना ही यूरोप। लेकिन राहत की बात यह है कि अमेरिका का दावा है कि पुतिन जब परमाणु हमले का आदेश देंगे और रूस की न्यूक्लियर फोर्स एक्शन में आ जाएगी उस वक्त रूस में हो रही न्यूक्लियर अटैक की हलचल की जानकारी अमेरिका को मिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका के स्पेशल सैटेलाइट का फोकस रूस की सैन्य गतिविधियों पर होगा और रूस के न्यूक्लियर हथियार जब स्टोर साइट से लॉन्च साइट पर ले जाए जाएंगे उस वक्त अमेरिका को पता चल जाएगा कि रूस परमाणु हमला करने जा रहा है। लेकिन नेटो के परमाणु युद्ध अभ्यास के बाद विश्व युद्ध का डंका एक बार फिर बजने लगा है, जिसका सबसे ज्यादा डर था उसकी आशंका और बढ़ गई है। क्या एटम बम के विस्फोट का काउंटडाउन एक बार फिर दुनिया को सुनाई देने वाला है? 5, 4, 3, 2, 1 और एटम बम ब्लास्ट। क्या यह अनहोनी यूक्रेन में होने वाली है? क्या रूस न्यूक्लियर बम फोड़ने वाला दूसरा देश बनने वाला है? क्या यूक्रेन में पुतिन के परमाणु प्रहार से हाहाकार मचने वाला है? सवाल है कि यूक्रेन का कौन सा शहर दूसरा हिरोशिमा बनने वाला है? क्या यूक्रेन का पड़ोसी देश पोलैंड दूसरा नागासाकी बनने वाला है? इन सवालों का मुकम्मल जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है, लेकिन यूक्रेन जंग में परमाणु धमाके की आशंका के काले बादल मंडरा रहे हैं। पुतिन की धमकियों की बढ़ती आशंकाओं के बीच पोलैंड ने अपने देश में अमेरिका के परमाणु हथियार लगाने का सुझाव दिया है। ब्रिटेन की इंडिपेंडेंट की हेडलाइन है, पोलैंड का कहना है कि वो
अमेरिका के परमाणु हथियारों की मेजबानी के लिए बातचीत कर रहा है। सवाल है कि क्या यूक्रेन जंग का दी एंड न्यूक्लियर धमाके से होगा? क्या पुतिन ने तय कर लिया है कि यूक्रेन पर परमाणु हमला कर देंगे? क्या न्यूक्लियर ब्लास्ट ही अब आखिरी विकल्प है? पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ एग्जिस्टेंशियल रिस्क के पॉल इंग्राम के मुताबिक पुतिन के परमाणु हमले से पहले 5 संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे। पहला संकेत, रूस साइबर अटैक करेगा। दूसरा संकेत, पुतिन की परमाणु हमलों की चेतावनी और बढ़ जाएगी। तीसरा संकेत, रूस के परमाणु मिसाइल बंकरों में आवाजाही बढ़ जाएगी। चौथा संकेत, रूस की न्यूक्लियर फोर्स मोर्चा संभाल लेगी। और पांचवा संकेत, रूस के काला सागर बेड़े में फैलाव हो जाएगा। अगर नेटो के न्यूक्लियर वॉर एक्सरसाइज के बाद पुतिन परमाणु युद्धाभ्यास का फैसला लेते हैं, तो युद्धाभ्यास के दौरान ये पांचों संकेत दिखने शुरू हो जाएंगे, जो परमाणु युद्ध की अनहोनी को काफी करीब पहुंचा देंगे। अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, न्यूक्लियर एनाइलेशन इज अ थ्रेट अगेन, यानी परमाणु विनाश फिर एक खतरा। अगली हेडलाइन सीबीसी न्यूज की है। इसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है, पुतिन की धमकियों पर परमाणु विशेषज्ञ नजर रख रहे हैं। अब पुतिन और परमाणु युद्ध से जुड़ी सबसे बड़ी हेडलाइन देख लीजिए। यूक्रेन के कीव पोस्ट में अमेरिका के CIA डायरेक्टर के बयान को ही हेडलाइन बना दिया है। लिखा है, पुतिन के परमाणु खतरे को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। CBS न्यूज से बात करते हुए CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने जोर देकर कहा है कि पुतिन की परमाणु बम वाली चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में पुतिन के परमाणु हथियार के इस्तेमाल के खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि अभी तक इसका कोई व्यवहारिक सबूत नहीं है, लेकिन पश्चिमी दुनिया को चिंतित होना चाहिए। CIA के डायरेक्टर की ये चिंता दुनिया को इसलिए जायज लग रही है क्योंकि रूस की परमाणु पूजा से पूरी दुनिया वाकिफ है। पुतिन के शस्त्रागार में सबसे आधुनिक परमाणु हथियार है, दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम है। पुतिन के शस्त्रागार में ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं जिनका टारगेट यूक्रेन, यूरोप या अमेरिका ही नहीं, दुनिया की तबाही तक पहुंच सकता है। इसलिए पुतिन की महाशक्तिशाली परमाणु मिसाइल से पूरी दुनिया टेंशन में है। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस के पास 5,977 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1,500 रिटायर होने वाले हैं या पुराने हो जाने के चलते जल्द ही उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। बाकी 4,500 हथियारों को स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन माना जाता है। इनमें बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट्स शामिल हैं जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। यही वो हथियार हैं जिन्हें परमाणु युद्ध के साथ जोड़कर देखा जाता है। इनमें से 1,185 परमाणु हथियारों को रूस ने अपने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स में लगाया हुआ है। 800 परमाणु बम पनडुब्बी से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों में लगाई हैं और 580 परमाणु बम न्यूक्लियर बॉम्बर से हवा में दागे जाने वाले हैं। यही वजह है कि रूस और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बाइडेन को पुतिन के खिलाफ अपने सुर और बुलंद करने पड़े हैं। नेटो को परमाणु युद्ध का अभ्यास करने का फैसला लेना पड़ा। यही वजह है कि CIA पुतिन पर नजरें गड़ाए हुए है। ये सच पूरी दुनिया को पता है कि रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन बम है।
पुतिन के परमाणु बमों की तोड़ दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है और पुतिन के ऑफिस ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया है कि रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो परमाणु बम इस्तेमाल नहीं होगा। इसकी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। पुतिन के बारे में दावा यह किया जा रहा है कि अब उन्होंने हिटलर वाली फाइल खोल ली है और इसी फाइल से उन्होंने कुछ ऐसे फॉर्मूले अब निकाले हैं जिसकी वजह से यूक्रेन में वो हारी हुई बाजी भी अब पलट देंगे। क्या है वो हिटलर वाला फॉर्मूला जिससे यूक्रेन में तबाही आने वाली है? देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आज की जंग का एक सिद्धांत एकदम क्लियर है, जिसका आसमान उसी जमीन और आसमान पर कब्जा करने के लिए जरूरी है लड़ाकू विमान। लेकिन यूक्रेन की आर्मी ने जंग में रूस के बड़े बड़े लड़ाकू विमानों को ढेर कर दिया है। सिर्फ टैंक ही नहीं, रूस के लड़ाकू विमानों की अबरगाह बनता नजर आ रहा है यूक्रेन। कई इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स का दावा है कि पुतिन अब हार रहे हैं, इसलिए बिल्कुल हिटलर वाली स्ट्रैटेजी को फॉलो करने में जुट गए हैं। आखिर क्या है ये स्ट्रैटेजी जिसको वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने फॉलो किया था? दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन की आर्मी जंग के मैदान में इस तरह फेल हो रही है और इतना जबरदस्त बोझ रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है कि रूस सोवियत संघ के टूटने के बाद से भी ज्यादा बुरी स्थिति में पहुंच चुका है। आखिर क्या है इन दावों का सच? हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे यूक्रेन की एयरफोर्स और एयर डिफेंस जिसने लगातार रूस के लड़ाकू विमानों को धूल चटा रखी है। यूक्रेन ने मिसाइल लॉन्चर मैनपैड्स का इस्तेमाल करके रूस की एयरफोर्स की कमर तोड़ दी है। मैनपैड्स में मुख्य रूप से ईगला लॉन्चर शामिल है, जिसने रूस के लड़ाकू विमान Su-35 और Su-34 को भी मार गिराया है। मैनपैड की एक और तस्वीर सामने आई है, जिसने लड़ाकू विमानों को निशाना बनाया है। इस हथियार को अक्सर छिपाकर दुश्मन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जाता है, जिसे सैनिक आसानी से कहीं ला ले जा सकते हैं। इसे कंधे पर रखकर फायर किया जाता है। इसी मैनपैड से यूक्रेन की आर्मी ने रूस के कई फाइटर हेलीकॉप्टर भी मार गिराए, जिसमें K-52 एलिगेटर अहम है। बेहद पास जाकर बेरहमी से दुश्मन पर हमला करने वाले Ka-52 एलिगेटर भी मैनपैड के सामने हाफते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले रूस की जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों ने यूक्रेन को टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था और अब रूस के विमानों का यही हाल मैनपैड के जरिए हो रहा है। लड़ाकू विमान बहुत आसानी से इन मैनपैड की रेंज में आ रहे हैं, इसलिए अब पुतिन ड्रोन पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं, जो सिर्फ 20,000 अमेरिकी डॉलर का है। लड़ाकू विमान के मुकाबले काफी सस्ता है और रूस ने इसका नाम भी शाहिद 136 से बदलकर गिरान 2 कर दिया है। इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल कर कीव पर हमला किया गया था। यूक्रेन का पुराना एयर डिफेंस भी कारगर साबित हो रहा है, जो सोवियत संघ के जमाने में उसके पास ही था। पहले यूक्रेन सोवियत संघ का ही हिस्सा था और उसके पास उस जमाने के S-300, NK-33 और OSA जैसे कुछ एयर डिफेंस भी हैं, जिन्होंने MiG-29 और सुखोई 27 के खिलाफ बेहतरीन काम किया है। यूक्रेन का एयर डिफेंस अभी और मजबूत होने वाला है, क्योंकि अमेरिका से NASAMS एयर डिफेंस भी जल्द ही यूक्रेन पहुंचने वाला है। इसके अलावा जर्मनी भी अपना एयर डिफेंस IRIS-T यूक्रेन के अंदर इंस्टॉल करने जा रही है। स्पेन के एयर डिफेंस तो यूक्रेन पहुंच भी चुके हैं और फ्रांस ने भी एयर डिफेंस देने का ऐलान किया है, जो खास तौर पर ड्रोन्स का मुकाबला करने में माहिर है और इसीलिए
जेलेंस्की आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। Зараз відбувається нова російська атака дронами і є збиття. Світ може і повинен зупинити цей терор. Коли ми кажемо про потребу України у засобах протиповітряної, протиракетної оборони, ми кажемо про реальне життя, які забирають терористи. Нам вдається збивати частину ракет і дронів. Лише за 12 годин з 9 вечора неділі вдалося знищити 37 іранських шахедів і रूस के लिए इस वक्त लगातार बुरी खबरें आ रही हैं। रूस के दक्षिण पश्चिमी शहर येस्क के रिहायशी इलाके में एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 3 बच्चों समेत कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। ये विमान रिहायशी इलाके पर गिरा है। आपात स्थिति मंत्रालय के प्रतिनिधि ने मीडिया को बताया कि मलबा हटाने के दौरान बचाव कर्मियों को 10 शव मिले हैं। इनमें से 3 बच्चों के शव हैं। बचाव अभियान खत्म होने के बाद घटनास्थल से करीब 360 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिसमें से 68 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुतिन कुछ भी करें, पश्चिम के देश पुतिन की आलोचना का कोई ना कोई रास्ता तलाश ही ले रहे हैं। कीव पर हुए ड्रोन अटैक के बाद अब पश्चिमी देशों के अखबारों ने पुतिन की तुलना हिटलर से कर दी है। अखबारों ने पुतिन की तुलना हिटलर से और पुतिन के ड्रोन की तुलना हिटलर के रॉकेट 5-1 फ्लाइंग बॉम्ब से की है। दरअसल जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू किया था तो पहले 3 साल तक तो हिटलर की आर्मी पूरी दुनिया में जीत के झंडे गाड़ रही थी, लेकिन बाद में ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर हिटलर की आर्मी को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी साल में तो जब हिटलर को यह लगा कि अब वो ब्रिटेन से नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने एक रणनीति अपनाई जिसे कहा जाता है ब्लिट्स ब्रिटेन। इसका अर्थ है चलता हुआ ब्रिटेन। इसके लिए हिटलर ने एक रॉकेट का सहारा लिया था जिसका नाम था V2 रॉकेट्स। ये रॉकेट उस जमाने का एक अनोखा हथियार था। तुलना हिटलर के रॉकेट V1 फ्लाइंग बॉम्ब से की है। हिटलर ने ब्रिटेन के अंदर इतने ज्यादा V रॉकेट के हमले करवाए कि ब्रिटेन के अंदर 9000 से ज्यादा लोग इस खतरनाक रॉकेट के हमले से मारे गए थे। अब इंटरनेशनल अखबारों में यह लिखा जा रहा है कि रूस अपने से बहुत छोटे देश यूक्रेन और उसकी सेना से हार रहा है, तो अब हिटलर की तरह वो भी कीव के अंदर ड्रोन हमले करके ज्यादा से ज्यादा आम लोगों को जंग का दर्द देना चाहता है, जैसा कि हिटलर ने किया था। लेकिन पुतिन ने एक कदम आगे बढ़कर यूक्रेन के अंदर पावर प्लांट्स पर हमला किया है, जिसकी वजह से कीव में ब्लैकआउट हो गया है। यही नहीं, ज़ोटिमिर शहर में भी पुतिन की आर्मी ने हमला करके पावर सप्लाई को काट दिया है, जिसकी वजह से वहां के लोगों के लिए जीना दुश्वार हो चुका है। 8:40 ворог віроломно здійснив обстріл об'єкту енергетичної інфраструктури Житомирщини. Наразі 11 населених пунктів залишились без світла. Разом з тим працюють ремонтні бригади енергетиків, працюють рятувальники, іде перепідключення іде аварійне перепідключення з резервних джерел живлення. Можемо констатувати, що жертв немає. Віримо в наших енергетиків, віримо в наших рятувальників. Ми точно переможемо. वहीं यूरोप के एक्सपर्ट्स की माने तो रूस की हालत भी काफी खराब है। द सन अखबार ने रॉयटर के हवाले से एक तस्वीर प्रकाशित की है, जिसमें ये दावा किया गया है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की वजह से रूस के अंदर भारी किल्लत हो गई है और रूस के लोगों को खाने और दवा के लिए लाइन लगानी पड़ रही है। ये दावे चौंकाने वाले हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूक्रेन में चल रहे खर्चीले युद्ध की वजह से रूस को सोवियत संघ के विघटन जैसे बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। दावा
ये भी किया गया है कि इस हमले के बाद रूस कई दशकों तक दुनिया से अलग थलग रहेगा। कुल मिलाकर पुतिन एक ऐसे युद्ध में कूद चुके हैं जहां उनके लिए पीछे हटना एक बेहद शर्म की बात होगी और हमला जारी रखने पर उनको अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने की चुनौती होगी, क्योंकि ये युद्ध लगातार बेहद खर्चीला होता जा रहा है। यूक्रेन का दावा है कि न सिर्फ रूस की मिसाइलों का जखीरा खत्म हो रहा है, बल्कि उसके पास ड्रोन भी नहीं बचे हैं और ड्रोन भी उसे ईरान से आयात करने पड़ रहे हैं। पुतिन पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। खासकर खेरसान से भी पुतिन के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। पुतिन के पास अब लड़ने वाली फौज की कमी नहीं है, लेकिन कीव तक पहुंचना अब भी उनके लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है और इसीलिए पुतिन ने अब ईरान से एक और हथियार लाने की तैयारी कर ली है। ये रिपोर्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस हथियार से अमेरिका भी आखिर क्यों घबराता है। ड्रोन के बाद पुतिन का सबसे बड़ा हथियार। क्या ईरान से कुछ खास लेने वाले हैं पुतिन? क्या ईरान की ताकत से यूक्रेन फतेह करेगा रूस? क्या है ईरान की सीक्रेट हथियार जिस पर पड़ चुकी है पुतिन की नजर? बहुत गौर से देखिएगा ये रिपोर्ट, क्योंकि इस महाविनाशक पर यूक्रेन से ज्यादा अब अमेरिका और इजराइल की नजर है। ये है बहुत ही खतरनाक मिसाइल फतेह 110, फतेह 110। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने इराक में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला किया था। ये वही मिसाइल है जिससे ईरान ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लिया था। ये वही मिसाइल है जिसके धमाके ने 100 से ज्यादा अमेरिकी फौजियों को जहनी रूप से बड़ी चोट पहुंचाई, जिसे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी भी कहते हैं। हमले के बारे में तफसील से जानने से पहले देखिए ये मिसाइल क्यों खबरों में है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक मीडिया इसी मिसाइल की बात कर रही है। इजराइल में भी यही मिसाइल चर्चा में है कि पुतिन ने ईरान से फतेह 110 को लेकर बात पक्की कर ली है। यूक्रेन की मीडिया और सरकारी सोर्स भी अब ईरान की इस मिसाइल को लेकर बहुत ज्यादा दहशत में है। जब से ये बात ज़ेलेंस्की को पता चली है वो बहुत दहशत में है और अब उनकी एक ही डिमांड है कि किसी भी तरह यूक्रेन की फौज को ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम से लैस किया जाए जो ईरान के ड्रोन और मिसाइल को काउंटर कर सके। Сьогоднішній російський обстріл ракетами і дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою, але це виправляється. Відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО. फतेह 110 मिसाइल का ज़ेलेंस्की को डर क्यों इतना ज्यादा है, इसकी बहुत ही बारीक बातें आपको बताते हैं। ईरान की ये मिसाइल 300 किलोमीटर तक हमला कर सकती है और ये अपने टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल का इतना सटीक होना बहुत बड़ी बात है और यही बात पुतिन को पसंद आ गई है। लेकिन इससे भी बड़ा खौफ क्या है वो बहुत ध्यान से समझिएगा। ज़ेलेंस्की को यह भी पता चल गया है कि फतेह 110 मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल है और इसमें अमेरिका भी पूरी तरह फेल साबित रहा है। आठ जनवरी 2020 को ईरान ने जब इराक में अमेरिका के 2 मिलिट्री बेस पर हमला किया, ये उसकी सैटेलाइट तस्वीरें हैं। ईरान ने चुन चुनकर अमेरिका के अड्डों को तबाह किया था। कई हैंगर, कई कमांड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह तबाह हो गए थे।
अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी, इसलिए उसके सैनिक आसपास अंडरग्राउंड हो गए थे। लेकिन अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की फतेह 110 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे। ईरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइल दागी थी। ये जहां गिरी वहां ऐसे ऐसे गड्ढे बने और 100 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुंचा था। ऐसी ही मिसाइल पावर से पुतिन लैस होना चाहते हैं ताकि वो जेलेंस्की को सबक सिखाया जाए जो ईरान ने अमेरिका को सिखाया था। ऐसे में जेलेंस्की क्या करेंगे? एयर डिफेंस तो ठीक है, लेकिन टक्कर तो बराबर की होनी चाहिए। इसलिए जेलेंस्की के ऑप्शन भी बहुत गौर से समझिएगा। जेलेंस्की को अब एटकम्स मिसाइल चाहिए जो हाइमार्स जैसे लॉन्चर से दागी जाती है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर होती है। अमेरिका से लेकर यूक्रेन तक मीडिया और सरकारें अब इसी मिसाइल की बात कर रही हैं। एटकम्स मिसाइल पर अमेरिका ने अभी तक खामोशी बनाए रखी है, क्योंकि अगर जेलेंस्की को ये मिसाइल मिली तो उनके हमले रूस के अंदर तक होंगे और ये युद्ध का दायरा बढ़ाने वाला बड़ा खतरा हो सकता है। अमेरिका को मालूम है कि जेलेंस्की शाहिद 136 के आगे लाचार हो चुके हैं और अगर उन्हें फतेह 110 जैसी मिसाइल मिली तो रूस की फौज कैसे कीव को रौंदते हुए आगे बढ़ जाएगी। The most recent escalation, the United States strongly condemns Russia's missile strikes today, which continue to demonstrate Putin's brutality. As you know, President Biden and the G7 leaders met with President Zelensky last week, and President Biden also spoke with President Zelensky one-on-one the day before that G7 conversation. We are in daily touch with the Ukrainians across the administration, from the National Security Advisor to the Department of Defense and the Department of State. On Friday, we announced an additional $725 million in security package for Ukraine to provide critical needs for it to defend itself, continue to defend itself and bravely. रूस इस वक्त यूक्रेन पर लगातार शाहिद ड्रोन से हमला कर रहा है। कीव पर ऐसे कई धमाके हुए, जिसका धमाका सबसे ज्यादा जेलेंस्की के बंकर में गूंज रहा है। ऐसे ही ड्रोन हमलों से पुतिन यूक्रेन की बिजली ठप करना चाहते हैं। ऐसे इल्जाम जेलेंस्की लगा रहे हैं। Російський обстріл ракетами і дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою, але це виправляється. Відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО. शाहिद 136 वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है जो अकेले हमला नहीं करता, बल्कि एक साथ कई ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं। ये आत्मघाती ड्रोन है। इन्हें ईरान का कामिकाजे ड्रोन कहा जाता है जो यूक्रेन की पोजीशन पर अटैक कर रहे हैं। देखा जाए तो ईरान अब सीधे तौर पर नहीं तो एक अलग मोर्चे पर अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है और इसीलिए उसने अपनी ड्रोन वाली ताकत रूस को दी है। जब ड्रोन से अटैक होता है तो आसमान से तबाही बरसती है। ये इसका ओरिजिनल वीडियो है। ड्रोन जब ऐसे गिरता है तो बचने का कोई तरीका नहीं रहता। ये स्वार्म अटैक है, यानी एक साथ मधुमक्खियों की तरह हमला करना। ये जहां टारगेट करते हैं वहीं हमला करते हैं। ऐसे ही हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन चुका है यूक्रेन। ईरान ऐसे युद्ध में एक नई एंट्री है और उसके ड्रोन ईरान की ड्रोन पावर को पूरी दुनिया में पहचान दिला रहे हैं। अब बारी फतेह 110 मिसाइल की है जो पुतिन को गजब की पावर देगी। ईरान के हथियार मिलने से पुतिन को जबरदस्त फायदा हुआ है, जबकि जेलेंस्की को अब बड़े नुकसान का खतरा समझ में आ गया है।
дня триває розбір завалів у тих місцях, куди російським терористам все ж таки вдалося сьогодні влучити. У Києві вони вбили молоду родину, поціливши в житловий будинок іранським шахедом. Хлопець і вагітна дівчина на 6-му місяці. Володимир Путін може записати собі чергове досягнення. Убив ще одну вагітну жінку. Загалом 4 людини вбито тільки цим шахедом. Були і інші влучання. Понад 25 населених пунктів нашої країни опинились під ударами цієї ночі. अमेरिका से मिले हाइमार्स रॉकेट सिस्टम अभी तक पुतिन के युद्ध पर ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पुतिन बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि डॉनबास को जीतने वाली उनकी रफ्तार थमे। यही वजह है कि पुतिन और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के बीच ड्रोन पावर को लेकर बड़ा सीक्रेट समझौता हुआ और फिर ईरान के ड्रोन रूस पहुंचने लगे। अभी यूक्रेन को मिले हाइमार्स मल्टी रॉकेट सिस्टम 70 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक रूस के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इस सिस्टम को ट्रैक करके फौरन खत्म करना आसान नहीं है। यही वजह है कि रूस अब ईरान से बड़ी तादाद में ड्रोन लेकर यूक्रेन के आसमान में एक ऐसा नेटवर्क कायम करना चाहता है जो हाइमार्स या यूक्रेन के किसी भी हथियार की सटीक पोजीशन रूस की कमांड पोस्ट तक पहुंचा दे और फिर रूस यूक्रेन की उस लोकेशन पर फौरन कार्रवाई करे। हाइमार्स जैसा खतरनाक हथियार ईरान ने भी तैयार कर लिया है और इसकी फायर पावर तो हाइमार्स से भी ज्यादा बताई जा रही है।